मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। आइए हम लोग देखते हैं आईपीसी की धारा 34 सामान्य आशय। ठीक है, आईपीसी की धारा 34 है सामान्य आशय। सामान्य आशय क्या है? ठीक है, इसको आप इस तरीके से न पढ़िए, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोर्ट में इसी के माध्यम से अपराधियों के कार्य को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसी के माध्यम से कौन से अपराधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने लोग भाग लिए, कितने लोग नहीं लिए, इसी के माध्यम से साबित किया जाता है। जब अपराधियों की संख्या 2 से अधिक हो, जब अभियुक्तों की संख्या 2 से अधिक हो, तब जो है इसी धारा के माध्यम से उसको साबित किया जाता है। कोर्ट के बाद ये धारा जो है मुख्यतः अपराध में कितने लोग शामिल थे, ठीक है ना, उसके लिए बनी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं सामान्य आशय का जो उद्देश्य है क्या है। पहला है, जिसके 2 उद्देश्य हैं। जब किसी दल के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों को अलग अलग करना कठिन हो जाए, जब किसी दल के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों को अलग अलग करना कठिन हो जाए, मतलब कि जब 2 या 3 लोग रहे हैं या हों उस किसी भी कार्य को करने के लिए, उनमें से प्रत्येक ने क्या कार्य किया, जब यह अलग करना जो है कठिन हो जाए, तब जो है धारा 34 का इस्तेमाल होता है। दूसरा, जब यह साबित करना कठिन हो जाए कि उन सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में उनमें से प्रत्येक ने ठीक ठीक कितना काम किया। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनमें से अग्रसर करने में, उनमें से देखिए सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ठीक है ना, यानी कि एक के कार्य को अग्रसर करने में, जैसे किसी ने ताला तोड़ा, कोई ताला तोड़ने में एक्सपर्ट है, कोई जो है सामान घर के अंदर कहाँ रखा हुआ है यह खोजने में एक्सपर्ट है। ठीक है, किसी की आंख बहुत तेज़ है, रोशनी नहीं है, तो जो घर में पैसा रखा हुआ है वह खोजने में एक्सपर्ट है। तो आप ये समझिए, कोई जो है किसी को बांधने में या मारने में या पीटने में एक्सपर्ट है। तो अपराध जब होता है तो एक के बाद एक उसमें लोग जो कार्य करते हैं, जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसके संदर्भ में है ये। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो वास्तविक अर्थ है यह क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने आशय पूर्वक, ध्यान रखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने आशय पूर्वक किसी कार्य को किया तो यह कार्य ठीक वैसा होगा जैसा कि उनमें से प्रत्येक ने उसे व्यक्तिगत रूप से किया। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने आशय पूर्वक किसी कार्य को किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आशय पूर्वक किसी कार्य को किया, आपराधिक कार्य किया, तो यह कार्य ठीक वैसा होगा जैसा कि उनमें से प्रत्येक ने उसे व्यक्तिगत रूप से किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यक्तिगत रूप से किया। कोर्ट के अंदर, न्यायालय में हर अपराधी को व्यक्तिगत रूप से जो है, हर अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से दोषी सिद्ध किया जाना जरूरी है, नहीं तो वो छूट जाएगा। ठीक है, धारा 34 जो है उन्हीं लोगों के लिए है कि जब किसी अपराध में 2 से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, तब धारा 34 का सहारा लेके हर व्यक्ति को जो है उनमें जोड़ा जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए, सामान्य आशय बराबर सामान्य दायित्व। सामान्य आशय बराबर होता है सामान्य दायित्व, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, यदि आपका आशय सामान्य, अपराध किए जाने से पहले मस्तिष्क का पूर्व मिलन, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे 2-3 अपराधी हैं या 2-3 अभियुक्त हैं, सॉरी मैं यहाँ अपराधी कह रहा हूँ, जैसे 2-3 अभियुक्त हैं, जब वो किसी अपराध को करने जाते हैं तो सामान्य आशय उनका होना चाहिए। सामान्य आशय का अर्थ है कि जो 2-3 अपराधी हैं, एक दूसरे जो है एक दूसरे के बारे में जाने, एक दूसरा क्या सोच रहा है उस अपराध के बारे में, एक दूसरा उस अपराध के बारे में क्या सोच रहा है, सभी लोग जो है एक दूसरे के विचार से अवगत हो, इसको जो है सामान्य आशय कहते हैं। सामान्य आशय बराबर सामान्य दायित्व। धारा 34 के तहत प्रश्नगत व्यक्ति का अपराध का वास्तव में किए जाते समय शारीरिक रूप से मौजूद रहा हो। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, बहुत महत्वपूर्ण है ये। धारा 34 के तहत प्रश्नगत व्यक्ति का अपराध का वास्तव में किए जाते समय शारीरिक रूप से मौजूद रहा हो। ठीक है ना, क्योंकि यह धारा पुरानी है, तो पहले फ़ोन का या ईमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है ना, तो शारीरिक रूप से मौजूद रहा हो, किसी ने 1 किलोमीटर दूर से जो है पुलिस पर नज़र रखी हुई, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो
किंतु घटनास्थल के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वह घटनास्थल पे हो। मतलब मान के चलिए यदि इस स्थान पर जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे कोई घटना हो रही हो तो यह जरूरी नहीं हो कि जो अभियुक्त हो यहाँ पे मौजूद हो सकता है कोई 1 किलोमीटर दूर हो, वो पुलिस के ऊपर नज़र रखे या हमारे रास्ते के ऊपर नज़र रखे कि इस घर के रास्ते की तरफ कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, कार्य में भाग लेना आवश्यक नहीं है, कार्य में भाग लेना आवश्यक नहीं है। ये आधुनिक, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आधुनिक समय के संदर्भ में है। ठीक है, यह आधुनिक समय के संदर्भ में आजकल फ़ोन से, ईमेल से, व्हाट्सएप से दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं, तो कार्य में भाग लेना अपराध नहीं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं किसान आंदोलन में, तो आजकल इसी तरीके से जो है अपराध हो रहे हैं। ठीक है, धारा 34 साक्ष्य का एक नियम है। बैठे हुए हैं कनाडा में या अमेरिका में या अफ्रीका में, लेकिन अपराध हो रहा है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 34 साक्ष्य का एक नियम है, साक्ष्य का एक नियम है। ठीक है, यह कोई अपराध का सृजन नहीं करता। धारा 34 जो है साक्ष्य का एक नियम है, यह कोई अपराध नहीं बताता है। ठीक है, यह बताता है कि उस अपराध में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, किन किन को शामिल उस अपराध में किया जा सकता है, या किन लोगों ने मिल करके वह अपराध किया है। ठीक है ना, तो धारा 34 साक्ष्य का यही नियम है जो कोर्ट में चलता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग मित्रों यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए, सामान्य आशय अपराध के संदर्भ में लागू होता है। सामान्य आशय अपराध के संदर्भ में लागू होता है, प्रतिरक्षा के संदर्भ में नहीं। ठीक है, प्रतिरक्षा के संदर्भ में, डिफेंस के संदर्भ में यह लागू नहीं होगा। यदि हम अपनी प्रतिरक्षा कर रहे हैं तब वह लागू नहीं होगा। ठीक है, क्यों, मतलब क्या समझ रहे हैं आप इससे? यदि हमने अपनी प्रतिरक्षा के 2-3 लोग अपनी प्रतिरक्षा के संदर्भ में यदि किसी को मार दें तब सामान्य आशय जो है लागू नहीं होगा, कि हम सभी का सामान्य आशय था कि इनको मारना। ठीक है, सामान्य आशय का अर्थ यहाँ पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, यदि आप इसे समझ जाएंगे तो सामान्य आशय समझ जाएंगे। कई एक व्यक्तियों का एक जैसा आशय हो, ऐसा नहीं है। कई एक व्यक्तियों का एक जैसा आशय हो, ऐसा नहीं है। सामान्य आशय के लिए यह जरूरी है कि, सामान्य आशय के लिए यह जरूरी है कि उनमें से प्रत्येक का आशय एक दूसरे को मालूम हो और वे उनमें भागीदार हों। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण लाइन यह है कि उनमें से प्रत्येक का आशय एक दूसरे को मालूम हो और वे उनमें भागीदार हो। उनमें का मतलब अपराध में भागीदार हो। ठीक है ना, तो जितने भी अभियुक्त होते हैं या जितने भी अपराधी होते हैं, अपराध करने से पहले एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के क्या सोचता है, क्या उनका विचार है, मालूम होना चाहिए। इसी को सामान्य आशय कहते हैं। अब आइए जो मुख्य केस है धारा 34 पर, देखिए पहला केस है मध्य प्रदेश राज्य बनाम देशराज, 2004 में आया था, अक्सर पूछे भी जाते हैं। वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, महबूब शाह बनाम इम्परर और नंदू रस्तोगी बनाम बिहार राज्य। अब हम आपको समझाएंगे कुछ उदाहरण को देख करके कि सामान्य आशय को आप कैसे समझे। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, आप इसे थोड़ा देखिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देखिए, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक महिला है, इसकी शादी किसी घर में हुई। ठीक है, इसकी शादी, ये जो है एक महिला है। ठीक है, इसकी शादी जो है किसी घर में हुई। ससुर, सास और देवर ने मिल करके इसको मार दिया। ससुर, सास और देवर या पति भी मान के चलिए आप, पति ने मिल करके इसको मार दिया महिला को। तो इस पर जो धारा लगेगी, धारा 306, 498A
और धारा 34। धारा 34 क्यों लगी? क्योंकि इन सब का आशय इसको मारना था, दहेज के लिए मारना या कुछ भी प्रताड़ना ताना दे करके मारना या इसे मरने के लिए मजबूर कर देना। धारा 34 इसमें इसलिए लगा क्योंकि इन सब का आशय जो है इसको मारना था, एक हो। ठीक है, अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि एक महिला है, ये जो है एक महिला है, ठीक है। देवर व ससुर ने मिल करके इसको मार दिया। देवर और ससुर ने मिल करके इसको मार दिया, ठीक है ना। और इसकी लाश को छुपाने के लिए, इसकी ये महिला है, इसको मार दिया और इसकी लाश को छुपाने के लिए, ठीक है ना, इसकी लाश को छुपाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की मदद ली। दोनों को हत्या का दोषी माना जाएगा, इन दोनों को जो है हत्या का दोषी माना जाएगा, ठीक है ना। धारा 34 का सहारा लेते हुए हत्या का दोषी माना जाएगा। और इनको जो है, और जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति जो है, इसको जो है धारा 201 और धारा 34 का सहारा लेके, ठीक है ना, लाश को छुपाने के लिए इसको दंड दिया जाएगा। आप समझिए, इसको जो हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि लाश को छुपाने, इन तीनों का आशय ये मिला कि लाश को छुपाना है, तो लाश को छुपाने के लिए इस तीसरे व्यक्ति को जो है दंड दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक पुलिस चौकी है, ए एक व्यक्ति है, ए जो है एक व्यक्ति है, ठीक है। इसको पुलिस चौकी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको जो है पुलिस चौकी में, इसको गिरफ्तार करके जो है पुलिस चौकी में रखा जाता है। दो सिपाहियों ने इसको बहुत पीटा, इसको जो है बहुत पीटा, एक को बहुत ज़्यादा मारा पीटा। इसके कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। उनके जो सिपाही हैं, धारा 34 का सहारा लेकर के, ठीक है, धारा 217 और 330 में इन दोनों सिपाहियों को जो है बुक किया जाता है, ठीक है। और जो चौकी इंचार्ज था उसको भी जो है सज़ा दी जाती है, इस आधार पर कि बिना उसकी गुप्त सहमत के, जबकि चौकी इंचार्ज का कोई रोल नहीं था। चौकी इंचार्ज ने जो है इसको एक को ना पीटा था ना मारा था, ठीक है ना, लेकिन उसको भी सज़ा मिलती है, क्योंकि यह कोर्ट ये मानती है कि बिना चौकी इंचार्ज के ज्ञान में, गुप्त सहायता के या मौन स्वीकृति के बिना दोनों सिपाहियों ने एक को नहीं पीटा, इसलिए जो है इस धारा में इनको बुक किया जाता है, ठीक है। धारा 34 का सहारा लेकर के दोनों सिपाही और चौकी इंचार्ज को जो है सजा दी जाती है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। तीसरा उदाहरण देखते हैं, दो महिलाएं होती हैं, एक नल है, ठीक है, एक नल है, यहां से पानी गिर रहा, ठीक है, ये नल है। दो महिलाएं जो है इस पानी भरने को लेकर के, पानी जो भर रही हैं ये लोग, पानी भरने को लेकर के मारपीट हो जाती है। और मारपीट इतना बढ़ जाता है, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति ने चाकू से जो है दो महिलाएं तो हैं ही हैं, और भी 2-3 महिलाएं उसमें शामिल हो जाती हैं। पानी भरने को लेकर के विवाद हो जाता है और किसी व्यक्ति ने उनमें से 1-2 को चाकू मार दिया। तो वहाँ पर यह कहा गया कि यहाँ पर जो है धारा 34 जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, धारा 34 लागू नहीं होती, क्योंकि वह पूर्ण नियोजन नहीं था, अकस्मात बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो है महिलाओं जो पानी भर रही थी, जो अचानक मार हो गई कि पानी पहले कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, तो इसमें जो है धारा 34 नहीं लागू होता, क्योंकि जो मारपीट हुआ वो अकस्मात हुआ, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जीएस गाथा पर। यदि आप लोग आंसर राइटिंग चाहते हैं मेंस के लिए,
आंसर राइटिंग करेंगे, आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग हमसे संपर्क करिए, बहुत ही मामूली फीस है। टेलीग्राम पर जो है आप लोग मुझसे संपर्क करिए, टेलीग्राम का नंबर है, ठीक है ना, और व्हाट्सअप का नंबर मैं आपको मोबाइल में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ भवानी आप लोगों की मदद करे।